न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने अपने गर्मी वाले बयान पर भी सफाई दी, जिसके जवाब में जयंत यादव ने चर्बी वाला बयान दिया था। कैराना और मुजफ्फरनगर में आपने कहा है कि जिन लोगों को बहुत गर्मी चढ़ी है उनकी आप गर्मी उतार देंगे, यहां तक कि मई जून में आप वहां शिमला बना देंगे। ये आपने एक बार नहीं कई बार कहा है। इसमें कल आप मुजफ्फरनगर जा भी रहे हैं। कौन तो इसमें बुरी बात क्या है? जी, तो कल आप जा भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या किराना के व्यापारियों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियों को और वहां की बहनों को सुरक्षा पाने का अधिकार नहीं है? पूरा अधिकार है। और किसी भी चुनी गई सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि बिना भेदभाव की सुरक्षा दें। और मैं इसको बीजेपी सरकार की उपलब्धि मानता हूं कि सुरक्षा का जो वातावरण भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है, इस सरकार के इस कार्य को माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने हाथों हाथ लिया है, इसको स्वीकार किया है, हाथों हाथ लिया है। लेकिन जो लोग पहले पलायन के लिए जिम्मेदार थे, दंगों के लिए जिम्मेदार थे, उपद्रव के लिए जिम्मेदार थे, आपराधिक दुनिया के शहंशाह अपने को मानते थे, वे पेशेवर हिस्ट्री सीटर 4.5 साल दुबके हुए थे अपने बिलों में। लेकिन जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी की और एक पार्टी विशेष ने उनको जब अपना प्रत्याशी बनाया, तो उसके बाद से फिर वे धमकाने लग गए वहां मतदाताओं को, व्यापारियों को, गरीबों को, किसानों को। बेटियों की सुरक्षा के लिए फिर थ्रेट आने लग गए। तो प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं उनके थ्रेट का जवाब कायदे से दे दूं कि जो गर्मी है ना, ये 10 मार्च के बाद फिर शांत हो जाएगी और हम भी देखेंगे 10 मार्च के बाद क्या होगा। प्रियंका गांधी ने अमित शाह के उस बयान का जवाब दिया जिसमें गृह मंत्री ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हुए आलिया मालिया जमालिया का जिक्र किया और विपक्षी दलों को घेरा था। बार बार मैं कह रही हूं कि चुनाव के समय इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चर्बी वाले बयान पर भी आपत्ति जताई। गर्मी और चर्बी की बात पता नहीं मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भर्ती की बात, हम कह रहे हैं कि हम भर्ती करवाएंगे। अमेरिका के यूरोप में अपनी और फौज उतारने के फैसले पर रूस आग बबूला हो गया है। उसने इसे अमेरिका की बहुत बड़ी गलती बताया और जंग छिड़ने के जो हालात बने हुए हैं उनका ठीकरा पूरी तरह से अमेरिका पर फोड़ दिया। रूस के उप विदेश मंत्री तो ऐसे भड़के कि उन्होंने अमेरिका के कदम को विनाशकारी तक बता दिया। मतलब ऐसा फैसला जिसका अंजाम तबाही ला सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जब अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला कर ही लिया है तो अब यूक्रेन के मसले का हल निकलना मुश्किल है। यह बहुत बड़ा बयान है क्योंकि अब तक अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन विवाद पर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में जब रूस के उप विदेश मंत्री अब खुद ही समस्या का समाधान निकालने पर शक जता रहे हैं तो उससे अमेरिका और रूस में जंग की आशंका को और हवा मिल रही है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने तो यूक्रेन विवाद सुलझाने की अमेरिका की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका ने यूरोप में अपनी फौज की तैनाती बढ़ाने का फैसला करके हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। यूरोप में हालात पहले ही बेहद नाजुक बने हुए हैं। उस पर रूस के इस दूसरे बयान ने भी रक्षा विशेषज्ञों को की सांसें अटका दी हैं। पुतिन के प्रवक्ता ने अमेरिका के कदम को यूरोप में तनाव बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अमेरिका का फैसला इस बात का सबूत है कि रूस की अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करना बिल्कुल वाजिब है। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 3000 सैनिक पोलैंड, जर्मनी और रोमानिया जैसे यूरोप के देशों में तैनात करने की मंजूरी दे दी थी। ये तीनों अमेरिका और 29 देशों की सेनाओं के गठबंधन नाटो का हिस्सा हैं और नाटो की संधि कहती है कि अगर किसी भी नाटो देश पर हमला हुआ तो वो उसके सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे जिस पर हमला हुआ।
और क्योंकि रूस ने पिछले कुछ महीनों से अपने 1 लाख से ज्यादा सैनिक पड़ोसी देश यूक्रेन के बॉर्डर पर खड़े किए हुए हैं, इसलिए इस इलाके में नाटो के सदस्य देशों पर भी आंच आने की आशंका जताई जा रही है। इसी वजह से अमेरिका ने नाटो की संधि का हवाला देकर यूक्रेन के आसपास के नाटो देशों की रक्षा के लिए अपने सैनिक भेजने का फैसला किया, लेकिन रूस ने इसे अमेरिका का पैंतरा माना और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम पड़ोसी देश बेलारूस भेज दिए, जो कि वहां पहुंच भी गए। वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक है, इसलिए जो भी देश रूस से यह मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन देश के हवाई जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है और तो और एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है। इसका रडार इतना दमदार है कि अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और इसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को इससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रडार के पकड़ में नहीं आते, और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रूस के S-400 सिस्टम की नजर में आए। ये तो हुई रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम की ताकत की बात। अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बेलारूस के दक्षिण पश्चिम में जहां ये मिसाइल सिस्टम भेजे जा रहे हैं, वो पड़ोसी पोलैंड के बॉर्डर के पास है। वही पोलैंड जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी और सेना भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि वो नाटो का साथी है और अमेरिका के खेमे में है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने बेलारूस के साथ सिर्फ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल के लिए अपने ये घातक मिसाइल सिस्टम वहां भेजे हैं। 20 फरवरी तक बेलारूस में यह साझा युद्ध अभ्यास चलना है, लेकिन जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन पर गड़ी हैं, ऐसे वक्त में उसके पड़ोस में रूस के अपने इतने घातक हथियार की तैनाती ने अमेरिका और नाटो दोनों की त्योरियां चढ़ा दी, क्योंकि रूस पहले ही अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट बेलारूस में तैनात किए हुए है। उस पर उसने अपने S-400 सिस्टम भी वहां झोंक दिए हैं। इतना ही नहीं, नाटो और अमेरिका यह दावा भी कर रहे हैं कि रूस जॉइंट ड्रिल के नाम पर अपने करीब 30,000 सैनिक बेलारूस में भेजने जा रहा है, जो कि कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध खत्म होने के बाद बेलारूस में रूस की सेना की सबसे बड़ी तैनाती है। लेकिन बेलारूस ही क्यों? तो बेलारूस ही इकलौता देश है जो इस इलाके में रूस के साथ खड़ा है। 30 साल पहले तक वो सोवियत संघ का हिस्सा था, आज भी रूस के भरोसेमंद साथियों में एक है, और तो और वो नाटो का सदस्य भी नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ये तो दोस्ती की बात हुई, लेकिन बेलारूस में अपनी फौज उतारने के पीछे रूस के पास एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है। एक वजह है बेलारूस की लोकेशन। बेलारूस रूस और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी है। बेलारूस का दक्षिणी बॉर्डर यूक्रेन से लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ बेलारूस के पश्चिम में है पोलैंड और उत्तर में है लिथुआनिया और लातविया जैसे देश। ये सब नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम शनिवार को ही हैदराबाद पहुंचेंगे और दोपहर 2:45 पर यहां पाटन चेरू में इजरीसेट यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कैंपस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इजरीसेट की 50वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी हैदराबाद में शाम को लगभग 5 बजे 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। यूपी के वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम और योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। अजय राय को कांग्रेस ने वाराणसी की पिंडरा सीट से प्रत्याशी बनाया है और वो वहीं पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां लोगों से वोट की अपील करते करते वो ऐसा बहके कि भाषा की मर्यादा ही लांघ गए। गोलियां के रखले रहिए पूरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक संगे का। अजय राय के पीएम और योगी आदित्यनाथ पर दिए विवादास्पद बयान देते ही बीजेपी भड़क गई। इनके जो शीर्ष नेता है उनके बोल ऐसे होंगे तो उनके नीचे के जो चंपू हैं, चाटुकार हैं, उनके बोल तो उससे खराब होंगे ही।
कांग्रेस नेता अजय राय 5 बार विधायक रह चुके हैं और वाराणसी की पिंडरा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव जीत चुके हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी में कामयाबी पर सीआईएसएफ ने पूरी टीम को बधाई दी। गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में सीआईएसएफ के मार्चिंग दस्ते को पहला स्थान हासिल हुआ। इस कामयाबी पर सीआईएसएफ के महानिदेशक शीलवर्धन सिंह ने ट्वीट कर पूरी टीम को बधाई दी। इस बार हुई गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी को बेस्ट झांकी चुना गया। तलाक के बहाने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने मुंबई की सड़कों में लगने वाले ट्रैफिक जैम को तलाक की एक वजह करार दिया। मुंबई ट्रॅफिक जॅममुळे किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स। उनके इस बयान पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने हैरानी जताई। ट्रैफिक के वजह से डिवोर्स होता है, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। कर्नाटक के कई स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और भगवा गमछे पर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों से इस मुद्दे पर कई जिलों में बवाल जारी है, जबकि राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस लगातार इस हंगामे को शांत करवाने में जुटी है। लेकिन हिजाब और भगवा गमछे का मामला उडुपी के कई स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच गया, जिसके बाद वहां पुलिस की तैनाती तक करनी पड़ गई। कुंदापुरा इलाके के एक स्कूल में जब कुछ छात्र गले में भगवा गमछा डालकर पहुंचे तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद वो पुलिस वालों से उलझ पड़े, लेकिन पुलिस भी अड़ी रही। तब छात्रों को भगवा गमछा गले से उतारकर अपने स्कूल बैग में डालना पड़ा। इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। इसी सख्ती का सामना उन छात्राओं को भी करना पड़ा जो हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची थीं। लेकिन स्कूल के कर्मचारियों ने इस पर ऐतराज जताया, जिससे गुस्साकर उन्होंने भी काफी देर तक उनसे बहस की। इसी तरह जिले के कई दूसरे स्कूलों और कॉलेजों में भी खूब हंगामा हुआ। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनकी पार्टी 2017 की ही तरह इस बार भी प्रचंड बहुमत लेकर यूपी में बहुमत की सरकार बनाएगी। उनके मुताबिक 2019 के चुनाव में बना विपक्ष का गठबंधन इस बार के समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ज्यादा मजबूत था। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? देखिए, लोकतंत्र में जन विश्वास किसी भी राजनेता के प्रति एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तर प्रदेश और देश ने जो विश्वास व्यक्त किया है 2014 में, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर, 2019 में फिर देश ने, वह अन्य राजनेता देश की आजादी के बाद हासिल कर पाए हो दिखाई नहीं देता है। इतना प्रचंड जन समर्थन, और वह केवल मुद्दों के आधार पर नहीं बल्कि उन कार्य पद्धतियों के आधार पर जिन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न रहा हो, भारत के समग्र विकास का रहा हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का रहा हो, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के मोर्चे का मुद्दा रहा हो, या आस्था का सम्मान का रहा हो, जो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने देश के अंदर उस प्रकार के कार्य करके आम जनमानस के विश्वास को जीता है। यही कारण है कि एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वह विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है,
ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की ये सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। पंजाब में ईडी ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। ईडी ने यह कार्रवाई अवैध रेत खनन से जुड़े साल 2018 के मामले में की और एक दिन पहले जलंधर के ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ के बाद सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ठिकानों पर 18 जनवरी को हुई छापेमारी में ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए कैश बरामद करने का दावा किया था। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर लगातार हमलावर रहे सीएम चन्नी इस बार अपने भतीजे की गिरफ्तारी पर ज्यादा नहीं बोले। कानून अपना काम करे, सानू कोई एतराज नहीं है। वहीं अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने तो मनी, हनी और चन्नी को इस मामले में 3 अहम किरदार बता दिया। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे को जलंधर की एक कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 8 फरवरी तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद इस मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान फिर तेज हो गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश करार दिया। ये जो एजेंसीज है इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कट कमीशन करप्शन की मोदी युग में कोई गुंजाइश नहीं है। यही नहीं, बीजेपी ने इसे 2018 में पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से ही दर्ज करवाई गई एक एफआईआर की जांच का नतीजा बता दिया। लेकिन बीजेपी की इन दलीलों से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती दिखी। उसने पंजाब में चुनाव से ठीक पहले हुई ईडी की इस कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल से जोड़ दिया और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने इस बयान को कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भतीजे की गिरफ्तारी के बहाने फिर सीएम चन्नी के अवैध खनन में शामिल होने की बात कही। पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, लेकिन इसमें पूर्व मंत्री और पंजाब के आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी का नाम शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत वहां चुनाव प्रचार किया। अफगानिस्तान की टीम इसी महीने बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां वो 3 वनडे और 2 T20 मैच खेलेगी। यूपी के फर्रुखाबाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायिका मालिनी अवस्थी ने कई लोकगीत गाए। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। साथ ही इसी जिले के बाबई कस्बे का नाम कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर रखा गया। केंद्र सरकार ने इन 2 जगहों के नाम बदलने को हरी झंडी दे दी। दावा है कि होशंगाबाद का नाम पहले नर्मदापुरम था। ये नाम बदले जाने के बाद अब राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम से भोपाल का नाम भी बदलकर भोजपाल करने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अपने प्रस्तावक को रोकने पर बीजेपी प्रत्याशी और यूपी के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पुलिस पर भड़क गए। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वो पट्टी विधानसभा सीट के लिए नामांकन करने पहुंचे। लेकिन कलेक्टरेट के दफ्तर के बाहर पुलिस वालों ने मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह के प्रस्तावक को रोक दिया। पुलिस ने चुनाव आयोग के नियम का हवाला देकर सिर्फ 3 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत दी, जिस पर भड़के मंत्री ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुना दी। हम भी नहीं जाएंगे। दाखिल करिए आप, जाइए दाखिल कर रहे हैं आप लोग, दिमाग खराब है सबका। हंगामा बढ़ा तो पुलिस के साथ वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी मामले को शांत कराने की कोशिश की। अरे चलिए सहायक है, चलो हद कर दिए। थोड़ी देर तक हुई बहस के बाद राजेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन भरने के लिए चले गए।
गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक इमारत के शीशे से टकराने की वजह से कई पक्षियों की मौत हो गई। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि शीशे से टकराते ही कई पक्षी जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। आशंका है कि शीशे में आसमान की परछाई देखकर पक्षियों ने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी और वो उड़ते हुए उससे टकरा गए। इस घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई। गिनती करने पर मारे गए पक्षियों की संख्या 34 बताई गई। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। एक रोज पहले यूपी के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। ओवैसी की कार पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो मेरठ से चुनावी सभा खत्म करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार छिजारसी टोल प्लाजा पर पहुंची, पहले से घात लगाए 2 हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर दी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें लाल और सफेद रंग की जैकेट पहने 2 बदमाश पिस्तौल से ओवैसी की कार पर गोलियां दागते दिखाई दिए। लगा होगा कि कोई खतरा है। जिस तरह की घटना कल हुई, वो सांसद भी हैं, तो उसके बाद अगर सरकार का निर्णय है तो इनपुट के आधार पर होगा। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर सचिन और शुभम नाम के दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने उन्हें बताया कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के दिए बयानों से नाराज थे। सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए। साथ ही पुलिस इस घटना के हर पहलू को खंगाल रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वजह तो नहीं। वहीं इस घटना के बाद यूपी का चुनावी पारा और गर्मा गया और शिवसेना ने ओवैसी के काफिले पर हुए हमले के बहाने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत ही निंदनीय है और दिखाता है किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरमरा गया है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ऐसी ताकतों को जो हिंसा में यकीन रखते हैं, उन पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। जबकि हैदराबाद में इस घटना के विरोध में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसे गृह मंत्रालय ने उन पर हुए हमले के बाद मुहैया कराने का फैसला लिया था। कार पर हुई फायरिंग के बाद ओवैसी ने लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए जेड कैटेगरी की सुरक्षा को ठुकरा दिया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे, मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। ओवैसी पर हुए हमले की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निंदा की और यूपी सरकार से हमले के पीछे का सच सामने लाने की अपील की। बहुत मैं निंदा करता हूं और दुखद है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह संसद में जवाब देंगे। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि एसपी कांग्रेस बीएसपी पलायन और दंगा लाना चाहती है। योगी ने संसद में राहुल के बयान को भी गैर जिम्मेदाराना बताया। दंगे वहां से शुरू हुए थे, सचिन और गौरव अपनी बहन की रक्षा करते हुए उनको मार दिया गया। तो आप कह रहे हैं अभी भी परिस्थितियां बदली नहीं है, अभी भी इस तरह की प्रॉब्लम कुछ पॉकेट्स में है। बदली है, लेकिन उसको फिर पूर्व स्थिति में लाने की साजिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आज भी इसी फिराक में है कि पूर्व की स्थिति, दंगों की स्थिति लाई जाए, पलायन की स्थिति लाई जाए। वे प्रगति से संतुष्ट नहीं है, प्रगति उनको भाती भी नहीं। वे पलायन उनको पसंद है, व्यापारी पलायन कर जाए, अराजकता फैल जाए, दंगा होता रहे, निर्दोष लोग मरता रहे, वो इसको पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे वोट का पोलराइजेशन, क्योंकि उनको वोट बैंक पसंद है, उनको सुरक्षा पसंद नहीं। वोट बैंक के लिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कश्मीर के मुद्दे पर किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति का दुनिया के किसी देश ने विरोध नहीं किया, सबने उसको समर्थन किया सिवाय पाकिस्तान के। श्री राहुल गांधी क्या कांग्रेस के जिम्मेदार नेता अपने को मानते हैं
और वह कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये सब क्या है? इनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। और इस प्रकार की गैर जिम्मेदार हरकतें मुझे लगता है कोई सभ्य समाज भी स्वीकार नहीं करेगा और कोई भी चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार इसको स्वीकार नहीं कर सकती और फिर बीजेपी तो कतई स्वीकार नहीं कर सकती। निशाना इस वक्त आपका राहुल गांधी जी पर है, पर मुझे लगता है लड़ाई यहां पे दो तरफा होती जा रही है। लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी से है। नहीं, मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी के बयान को भी यहां पे उद्धृत करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने केवल राहुल जी का ही नाम नहीं लिया। मैंने तो इससे पहले कहा ना कि सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची, जिस प्रकार के चेहरों को उसमें महत्व दिया गया और उन चेहरों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जिस प्रकार की थ्रेड दी गई, 4.5 वर्ष तक शांत थे जी। अचानक टिकट घोषित होते ही उनकी गर्मी चढ़ने लग गई, तो उस गर्मी का जवाब भी आवश्यक था। निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण पर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक दिन पहले अदालत ने खट्टर सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें हरियाणा के निजी दफ्तरों में 75% नौकरियां राज्य के ही लोगों को देने का नियम बनाया गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में सब्जियों से भरा एक ट्रक खाई में गिरने से ड्राइवर घायल हो गया। विश्व कैंसर दिवस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान सुर्खियों में आ गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि गांवों में कई लोग तंबाकू खाते हैं लेकिन उन्हें कैंसर नहीं हुआ, जबकि कुछ लोग कभी तंबाकू नहीं खाते मगर उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर तो बिना तंबाकू पीने वाले को भी होता है, ऐसा नहीं तंबाकू पीने वाले जो तंबाकू ज्यादा पीते हैं उनके कभी कैंसर होता ही नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में अब पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के बिजनौर में रैली को संबोधित करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी 7 फरवरी को बिजनौर में रैली को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पश्चिम के कई जिलों में कार्यकर्ता इस रैली से वर्चुअली भी जुड़ेंगे। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी की सभा इंडोर ही होगी। एमएसपी पर चुनाव के बाद कमेटी बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया कि एमएसपी पर कमेटी चुनाव के बाद ही बनाना संभव हो पाएगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है जिसमें कोई नई घोषणा नहीं हो सकती। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए ये समिति बनाने का भरोसा दिया था। जैसे ही विधानसभाओं के चुनाव निबट जाएंगे, कमेटी के बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक स्कूल में टीचर पर नाखून बड़े होने पर एक छात्र को पीटने का आरोप लगा। इस मामले में छात्र के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना करने पर वहां की हॉकी फेडरेशन ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी राशिदुल हसन पर 10 साल का बैन लगा दिया। राशिद 1984 में हुए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया और इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। राशिदुल हसन ने साफ किया कि उन्होंने किसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सिर्फ इतना कहा था कि इमरान ने हॉकी के लिए पिछले 3 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली चोरी हुई एक गाड़ी बरामद कर ली और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।